अभी आवाज आ रही होगी? हाँ हाँ, अभी ठीक है। वेलकम वेलकम टू ऑल, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग? अभी आवाज आ रही सभी को? एक बार जल्दी से बताइए, अभी सभी लोगों को आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं सर? चैट प्राइवेट करिए ना। ओके सो फाइन, 1 सेकेंड, गिव मी टाइम। ओके, जस्ट गुड। चलिए, तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और अगर बात करें तो कल हम लोग ने बहुत अच्छे से एक बात देखी थी। हम लोग ने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग ने डब्ल्यूबीसी को बहुत अच्छे से समझा था, जाना था। और हमने एक अच्छे तरीके से एक इंग्लिश और हिंदी, यानी इंग्लिश के फॉर्म में हम लोग ने इसको पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पर अब स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को एक अच्छे तरीके से ही। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए और देखिए घबराया मत करिए। देखिए थोड़ा बहुत होता है कि स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि सर एक्चुअली सर ये सेशन नहीं हुआ, या ये क्लास मैं नहीं ले पाया, या ये मैं क्लास लिया सर, थोड़ा बहुत मुझे इसमें एक्चुअली डाउट है। क्योंकि जब आप समझते हैं, क्योंकि आप पढ़े स्कूल में भी थे, इस बात कॉलेज में भी आपने पढ़ाई की है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, और फिर आप अभी भी पढ़ रहे हैं। तो जो आप अभी पढ़ रहे हो, जो तरीके से आपको टीचर अब जो समझा रहा है, क्योंकि आप अब थोड़े से मैच्योर हो गए हैं, अब आप थोड़े से समझदार हो गए हैं, आपकी उम्र बहुत उस लेवल पे आ चुकी है जिस लेवल पे आप बातें समझने लग गए अच्छे से। तो अब क्या होता है, पहले जब स्कूल में यही सब बातें पढ़ाई जाती थी तो हम लोग थोड़े से उम्र से कच्चे थे और दिमाग से थोड़े से बहुत मोटे थे। पर अब हम लोग धीरे धीरे जब समझते हैं तो हमारे मन में ये भी आता है कि जब सर, अगर जैसे सर बता रहे होते हैं ये चीज, तो आपके मन में आता है कि अगर अच्छा ये भी तो हो सकता है। तो अब ये बात जब आपके मन में आता है तो फिर आप उस पर अटक जाते हो कि नहीं, अब इसके आगे नहीं, ये भी तो हो सकता है। पर वही अटकना नहीं है, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को
केवल वही बात समझी जाती है जितनी बात आपके सिलेबस में और जितनी बात आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग होती है। गवर्नमेंट एग्जाम का जो पेपर होता है और स्पेशली जो एंट्रेंस एग्जाम के जो पेपर होते हैं उसमें बहुत फर्क होता है। गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर वही क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चंस पे जिस टॉपिक पे बहुत ज्यादा बात की जा सकती है या फिर जिस टॉपिक पे बहुत सारे लोग बार बार उस टॉपिक पे बात करते हैं या फिर जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दैनिक जीवन में, हमारे पर्सनल लाइफ में, ठीक है। तो वहां से वो जिसे क्वेश्चन बनती है। और बाकी जगहों की अगर बात करें तो वो बाकी सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, बाकी सब्जेक्ट की डीपी में जाकर, गहराई में जाकर क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि अब जब आप क्वेश्चन लगाते हो, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चन आप टॉपिक को पढ़े तो रहते हो पर आपको दिक्कत होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घबरा जाइए, घबराने का कोई वहां पे मतलब ही नहीं बनता। आप अगर आप घबरा जाओगे तो आपके पास बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, फिर आप उस प्रेशर को हैंडल कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो ये बात आपको नहीं करना। आपको बेसिक सा बात है, जितना मैंने पढ़ा है वो उतना सफिशिएंट है। हाँ, कुछ क्वेश्चन उस टॉपिक के हैं जो मुझसे नहीं लग पा रहे हैं, सर ने पढ़ा तो दिया ठीक है, बट कुछ क्वेश्चन है जो, और मैं भी ये बात कहता हूँ कि ठीक है आपसे सारे क्वेश्चन तो नहीं लग सकता, आपके कुछ क्वेश्चन नहीं लग सकते, क्योंकि मैं बिहार 10+2 एसएससी इंटर लेवल पे चीजें दे रहा हूँ, बस उस लेवल से एक लेवल आप दे रहा हूँ अभी, तो अब उतना तो नहीं लग सकता। तो जो नहीं लगता है ठीक है, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, इस बात को मान लिया कीजिए। और अगर आपको लगता है, आपको डर रहता है अंदर की नहीं हो सकता यार ये भी आ जाए, तो प्लीज आप उसको नोट कर लिया करिए, एक अलग कॉपी बनाइए, प्रॉपर उसको नोट करिए और उसको समझिए। हाँ, वहां से अगर ना समझ में आए तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आज के हिसाब से बढ़िया तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से होगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अब हम लोग आगे की टॉपिक को ले चलेंगे। जैसा कि कल हम लोग ने देखा था डब्ल्यूबीसी में, हम लोग ने टाइप्स को देखा था, डब्ल्यूबीसी की चीजों को हम लोग ने समझ लिया था, क्या होता है कैसे होता है सब कुछ देख लिया था, है ना। चलिए तो अब आगे बात करते हैं और उसी डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे। डब्ल्यूबीसी यानी हम लोग बात करेंगे ल्यूकोसाइट के बारे में। हम लोग किसकी बात करेंगे? ल्यूकोसाइट की बात करेंगे, ल्यूकोसाइट सेल की बात करेंगे, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे, श्वेत रक्त कणिका की बात करेंगे। इसे कहा जाता है ल्यूकोसाइट सेल, यानी आपका ल्यूकोसाइट कोशिका कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कोशिका इसे कहा जाता है ना। अब ये जो ल्यूकोसाइट कोशिका होता है, क्या होता है समझते हैं इसको अच्छे से, ठीक है, समझ रहे बात? एक मिनट जी। अब देखिएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर बात करते हैं डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट कोशिका की, तो आपको मैंने एक बात बताई होगी, बहुत अच्छे से बताया होगा कि इसमें आपका न्यूट्रोफिल्स होता है। पेपर में, आपके पेपर में एक सवाल पूछा जाता है कि बताइएगा न्यूट्रोफिल्स और जो ये मोनोसाइट है वो डब्ल्यूबीसी का कौन सा कोशिका होता है, वो कौन सा भाग होता है श्वेत रक्त कोशिका का, जो कि एक फैगोसाइटिक सेल की तरह काम करता है, एक फैगोसाइटिक कोशिका की तरह काम करता है। और फैगोसाइटिक कोशिका किसे कहते हैं? जब मैं आपको बताया था अमीबा वाला प्रोसेस, जब मैंने बताया था कि अमीबा किस प्रकार से एक खाने को पकड़ती है, वो मैंने प्रोसेस आपको बताया था, आपको याद होगा, याद है आप सभी लोगों को, है ना, याद है सभी लोग को। देखिए हमने कहा कि अगर बात करें न्यूट्रोफिल्स की, अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स की, है ना, तो यहां पर बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स होता है और आपका होता है मोनोसाइट। क्या होता है? मोनोसाइट्स। ये दोनों किसके भाग हैं, किसके टाइप से, किसके प्रकार है? ये दोनों डब्ल्यूबीसी के एक प्रकार होते हैं। और इन दोनों को कौन सी कोशिका कही जाती है? इन दोनों को लिखिएगा, इन दोनों को इट इज ऑल्सो नोन एज फैगोसाइटिक सेल। इन दोनों को क्या कहा जाता है? फैगोसाइटिक सेल कहा जाता है, यानी कि फैगोसाइटिक कोशिका कही जाती है। क्या कही जाती है? फैगोसाइटिक कोशिका भी इन्हें कही जाती है, फैगोसाइटिक कोशिका इन्हें कहा जाता है। क्या कहते हैं? इन्हें फैगोसाइटिक कोशिका कहते हैं। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया सभी को? ये बात समझ में आ गया? ठीक है, फैगोसाइटिक कोशिका। सर ये फैगोसाइटिक क्या होता है? वैसे तो मैं इसको बता चुका हूं आपके, जब मैं आपको अमीबा पढ़ा रहा था, बता रहा था, तब मैंने इसको बताया था, सीडोपोडिया, बिल्कुल सही, बस वही फैगोसाइटिक होता है। क्योंकि डब्ल्यूबीसी का जो शेप होता है, लिखिएगा इस बात को कि डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिका जो है, लिख लीजिएगा श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका का जो आकार होता है, श्वेत रक्त कणिका का आकार जो होता है, आकार वो अमीबा के आकार का सेम होता है। कैसा होता है? अमीबा के आकार का होता है। आकार जो होता है वो किसके समान होता है? अमीबा के आकार के समान होता है, सिमिलर होता है, अमीबा के आकार के समान होता है, अमीबा के आकार के समान होता है, ठीक है, समान होता है, यानी कि सिमिलर होता है। क्या होता है? सिमिलर होता है, समान होता है,
यह बात समझ में आ गया कि आखिर में जो आपका व्हाइट ब्लड सेल है, WBC है, श्वेत रक्त कणिका है, इस कणिका की अगर बात करें तो ये आपके अमीबा का जैसा शेप होता है, अमीबा जैसा जो आकार होता है, ठीक वैसे ही इसका भी आकार होता है, इसीलिए इसके सिमिलर माना जाता है और इसीलिए इसके अंदर फैगोसाइटिक सेल भी देखने को मिलता है। यह बात कितने लोगों को समझ में आ गया? मतलब सर इसका कोई आकार नहीं होता? जी, इसका कोई आकार नहीं होता। जिस प्रकार अमीबा का कोई आकार नहीं होता, ठीक वैसा इसका भी कोई आकार नहीं होता। ये दिखाई इसी की तरह देता है, अमीबा की तरह दिखाई देता है। क्या ये बात बिल्कुल समझ में आया? क्या अमीबा का कोई आकार है? अमीबा किसी ने बताया क्या? अमीबा तो ऐसे बनता है, लो ये लो अमीबा हो गया, है ना, ये लो अमीबा हो गया, ये लो आपका अमीबा हो गया। तो जैसे ही इसका आकार कोई फिक्स नहीं है, यानी इसका आकार स्थिर नहीं है, ठीक वैसे इसका भी आकार स्थिर नहीं होता, ये भी इरेगुलर होता है। ये भी अमीबा के आकार, इसलिए तो अमीबा के समान माना जाता है इसको भी आकार के मामले में, साइज के मामले में, शेप के मामले में, स्ट्रक्चर के मामले में इसको अमीबा के समान माना जाता है। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? अब जैसे ही आपके बॉडी को, सपोज याद रखिए, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट का मतलब क्या होता है, इनका काम क्या होता है। सपोज आप एक बात बताइए, आप रास्ते में डेली जा रहे हैं, आप डेली रास्ते में जा रहे होते हैं, धूल मिट्टी कण जितने भी गंदगी है आपके चेहरे पे आके बैठती है कि नहीं बैठती है? बताइएगा, बैठती है कि नहीं बैठती है? बैठती है ना। अब अगर आप जानिए कि जिस प्रकार आप रास्ते में जा रहे हैं और सारे धूल मिट्टी कण आपके चेहरे पे बैठ रही है, डेली आप आ जा रहे हैं, तो क्या आपको बीमार हो जाना चाहिए था? अब तक तो आपको बीमार, आप तो रोज बीमार पड़ जाते, पर आप बीमार नहीं पड़ रहे हैं। बट आप बीमार तो नहीं पड़ रहे हैं ना। अब वो बीमार क्यों नहीं पड़ रहे हैं? इंग्लिश में बेटा कुछ नहीं लिखना है, लिख लीजिएगा। इंग्लिश में आपको लिखना क्या है, द WBC शेप ऐसे लिख लीजिए, WBC शेप इज सिमिलर टू अमीबा शेप। बात खत्म, बात खत्म, ये इसी के सिमिलर है, बस बात खत्म। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। देखिए, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब आप रास्ते में जाते हैं, और आप जब रास्ते में जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि मैं डेली आ जा रहा हूं, मुझे अगर ये धूल मिट्टी जो हमारे चेहरे पे बैठे, हमारे नाक में जा रही है, हम सांस ले रहे हैं, तो अब तक तो हमें बीमार पड़ जाना चाहिए था, पर हम नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी पाई जाती है। और ये एंटीबॉडी बनाने का काम कौन करता है? ये एंटीबॉडी बनाने का काम करता है WBC। प्रतिरोधक क्षमता को बनाने का काम भी आपका कौन कर रहा है? WBC ही करता है। और वही आपके जैसे ही रोग आपके ऊपर आता है अटैक करने, ठीक उसी समय पे यही न्यूट्रोफिल, यही मोनोसाइट, ये जो फैगोसाइटिक कोशिका है इसकी, ये दोनों उठते हैं और जाकर उस रोगाणु को पकड़ के वहीं पर उसको खत्म कर देते हैं, नाश कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। जिस वजह से आप चाहे जितना भी टहलते हो, जितनी गंदगी धूल में उड़ते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रोज बीमार नहीं पड़ते। पर हाँ, अगर वह रोग ज्यादा भारी पड़ जाए, अगर वो सामने से जो अटैक कर रहा है बीमारी, अगर वो ज्यादा भारी पड़ जाए, तो वो इन लोगों को खत्म करके आपके शरीर में एंटर कर जाता है और आप बीमार पड़ जाती हो। ठीक है, वीडियो नो सर, वीडियो रुक जा रहा है क्या? अभी क्लियर है वीडियो? अभी वीडियो दिखाई दे रहा है? इसीलिए इसको सोल्जर्स भी कहा जाता है, इसीलिए हमें इसको सैनिक कहा गया है। हमारे बॉडी का जो सोल्जर्स बोला जाता है वो इसी को बोला जाता है। क्या यह बात क्लियर हो गया सभी को? है ना, यह बात क्लियर है सभी को? ठीक है, क्लियर सभी को? अभी ठीक है सर, ठीक है, बात समझ में आ गया सभी को, है ना। मतलब सीधा सा है कि हमें जो रोग पहले से कब्जा करने वाली होती है, उन रोगों को यह न्यूट्रोफिल्स हो, चाहे बेसोफिल्स हो, चाहे यूसिनोफिल्स हो, चाहे आपका लिम्फोसाइट हो, चाहे मोनोसाइट हो, यह उसे देखते ही उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, जिस वजह से हमें ये छोटी मोटी बीमारियां कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं। बस यही कारण है। चाहे हम जितना भी मिट्टी धूल रोड पे आ जा रहे होते हैं, हमें कोई, आप रोड पे ठेले पे लगे गोलगप्पे को खा लीजिए, आप रोड पे ठेले पे लगे चाट को खा लीजिए, आप रोड पे लगे ठेले का समोसा खा लीजिए, फिर भी आप बिल्कुल सही सलामत होते हैं और आप तुरंत बीमार भी नहीं पड़ते। आप इतना गंदगी से खा रहे हैं फिर भी वो बीमार नहीं पड़ रहे हैं आप सभी। और मैं भी खाता हूँ, ऐसा नहीं आप ही नहीं, मैं भी खाता हूँ रोड पे लगा हुआ ठेला, मैं बीमार नहीं पड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर WBC ने इतना एंटीबॉडी डेवलप किया है कि छोटे मोटे रोगों को वो खत्म करना जानता है। बस बात इतनी सी है। ठीक है, बात इतनी सी है। क्या ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई है? समझ में आ गई है सर? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहां तक?
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब इसके आगे की जो हेडिंग रहेगी वो हम कहेंगे, उसे कहते हैं प्लेटलेट्स। अब इसके आगे की जो हेडिंग रहेगी उसे हम कहेंगे प्लेटलेट्स। क्या बोला जाएगा? उसे हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स, यानी कि आप लोग इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है। अब ये जो प्लेटलेट्स आप देख रहे हैं, इसी प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है, इसी को कहा जाता है प्लेटलेट्स, या इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। इसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। हेडिंग डालिएगा थ्रोम्बोसाइट्स। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल आराम से समझ रहे हैं ना? बस जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही, है ना? सर वीडियो रुक गया, वीडियो रुक गया है? नहीं बच्चा, वीडियो चल रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? वीडियो चल रहा है। वीडियो रुक गया है या वीडियो चल रहा है? क्या हो रहा है? जल्दी बताइए, मुझे जल्दी बताइए। सर वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सर रुक गया है, चल रहा है। नो सर। सर आपके पापा कैसे हैं सर? ठीक है बेटा, अभी नॉर्मल है और क्लियर है, चल रहा है। ओके फाइन है। 1 मिनट दीजिएगा। चल रहा है सभी लोगों का? ठीक है, चल रहा है पक्का? हम लोग आगे चल सकते हैं मतलब? ठीक है, नो सर। ठीक है, चल रहा है आप सभी लोगों का? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, बात करते हैं प्लेटलेट्स की। किसकी बात करेंगे? प्लेटलेट्स की बात करेंगे। प्लेटलेट जिसे हम सभी थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। यदि हम आपसे करें प्लेटलेट्स के बारे में, है ना, तो प्लेटलेट्स का मतलब क्या हुआ? अब सर ये इसका क्या काम है? जैसे हमारे ब्लड में आपने आरबीसी के बारे में सर बताए, आप सर ने डब्ल्यूबीसी के बारे में बताया, बट आपने प्लेटलेट्स के बारे में नहीं बताया। तो प्लेटलेट्स का काम इस तरीके से है, पहली चीज तो पूछा जाता है ये पाया कितना जाता है, तो आप बताएंगे कि सर ये हमारे शरीर के अंदर 1.5 से लेकर 3.5 लाख, 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख प्लेटलेट्स आपका होता है ना? ये प्लेटलेट्स तो होते हैं, ये जो प्लेटलेट्स हैं mm³ ऑफ ब्लड, mm³ ऑफ ब्लड, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, ये जो प्लेटलेट्स आप देख रहे हैं, जिन्हें हम हिंदी में पट्टिकाणु भी कहा जाता है, जिन्हें हिंदी में पट्टिकाणु कहते हैं चाहे बम्बाणु कहते हैं, ये बम्बाणु कहिए चाहे पट्टिकाणु कहिए, इस पट्टिकाणु, इस प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख होती है, प्लेटलेट्स होती है mm/³ ऑफ ब्लड। ठीक है, mm³ यहां पर याद रखिएगा। ये पूछा क्या है पेपर में? पूछेगा mm/³ ऑफ ब्लड पूछा है या नहीं पूछा है, बात समझ रहे? ठीक, उसके साथ साथ यदि इसके आकार की बात करें, सर इसका आकार, इसका शेप कैसा होता है? इसका जो शेप होता है, आकार कैसा होता है, तो वो अनियमित होता है, यानी कि इरेगुलर होता है। वो क्या होता है? वह अनियमित होता है, यानी इरेगुलर होता है। यानी कि आपने देखा प्लेटलेट्स का जो शेप है, जो आकार है, वो कैसा है? बिल्कुल आपका इरेगुलर है, इसका भी कोई आकार फिक्स नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद सर इसका डायमीटर पूछा जाता है। इसका क्या पूछा जाएगा? डायमीटर पूछा जाएगा। और जब आपसे डायमीटर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 2 से 4 मिलीमीटर। इसका डायमीटर कितना होता है? 2 से 4 मिलीमीटर, यानी जो इसका व्यास होगा वो कितना होगा? 2 से 4 मिलीमीटर होता है। ठीक है, अमीबा जैसा सर हमने इसको अमीबा जैसा नहीं बोला, मतलब हर इरेगुलर को अमीबा नहीं कह सकते हैं। वो अमीबा भले जैसा इरेगुलर होता है, बट दिखता अमीबा की तरह, पर ये नहीं दिखता, ये थोड़ा सा अलग है, इरेगुलर है, यानी इसका भी कोई शेप नहीं फिक्स है बस, पर अमीबा नहीं कहेंगे, है ना? बात समझ आ रहा है? ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ये बात समझ आ गया? अब आगे सर ये काम क्या करता है जरा से मुझे बताइएगा। तो मैं कहता हूं सर जो प्लेटलेट्स होता है ना, ये प्लेटलेट्स आपका क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में भी मदद करता है, यानी आपके रक्त में थक्का जमने में मदद करता है। रक्त में थक्का जमने में मदद करता है। किसमें होता है? रक्त में थक्का जमने में बहुत ज्यादा मदद करता है, रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। ये बात समझ आ रहा सभी को?
प्लेटलेट्स की बात समझ में आ रही सभी को? प्लेटलेट्स की बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही है? रक्त को थक्का जमाने में यानी कि कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में बहुत ज्यादा मदद करता है। डायमीटर क्या लिखा है? 2 to 4 मिलीमीटर। एक सेकंड, 2 to 4 मिलीमीटर। ठीक है, क्लियर? ठीक है, कोएगुलेशन में बहुत मदद करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। जैसे कि अगर आपसे कहें तो यहां पर आपको पता है इसी प्लेटलेट्स के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन के पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्लड को थक्का जमाने के लिए इसके अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन के पाया जाता है। इसके अंदर जो है आयरन पाया जाता है और वो आयरन होता है कैल्शियम पॉजिटिव। तो कैल्शियम आपका आयरन पाया जाता है जो कि आपके इस क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में मदद करता है। उसी प्रकार से इसी प्लेटलेट्स के अंदर आपका प्रोटीन भी पाया जाता है और जिस प्रोटीन को हम सभी कहते हैं फिब्रिनोजन नाम का प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? फिब्रिनोजन नाम का प्रोटीन भी पाया जाता है। यह भी आपका प्लेटलेट्स में होता है। फिब्रिनोजन नाम का प्रोटीन होता है जो कि आपके ब्लड को, आपके रक्त को थक्का जमाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो चाहे वो आयरन हो जाए, चाहे वो प्रोटीन हो जाए, चाहे वो विटामिन हो जाए, इस बात को आप सभी याद रखेंगे। तो यानी कि आपने देखा कि प्लेटलेट जो होता है वो रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। और उस रक्त में थक्का कैसे जम पाता है? क्योंकि उस प्लेटलेट्स में विटामिन भी पाया जा रहा है, आयरन भी पाया जा रहा है और प्रोटीन भी पाया जा रहा है। सर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड से क्या होता है? इसका कोई बेनिफिट होता है? अरे क्यों नहीं। देखिए, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का मतलब क्या होता है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का मतलब होता है, एक बात बताइए, अगर आपको चोट लगी, अगर आप चाहेंगे कि वो खून बहता रहे या रुक जाए? अगर मैं कहूं सपोज डेट कि आपको चोट लग जाती है तो आप क्या चाहेंगे? क्या वो खून बहता रहे या रुक जाए? आप खुद एक बार सोच कर बताइएगा। आप एक बार खुद सोच कर बताइएगा, कौन चाहेगा कि हमारा खून बहता रहे? कौन चाहेगा? कौन चाहेगा कि हमारा खून जो है बहता रहे? बताइए, कोई चाहेगा? नहीं ना। तो वो रुक जाए। रुकेगा कब? जब आपके प्रोटीन, फाइब्रिनोजन वहां पे मात्रा ज्यादा होगी, विटामिन के आपका होगा अच्छे से, कैल्शियम आयरन की कमी नहीं होगी, तो वो ब्लड थक्का जमा लेगा, मतलब ज्यादा बहेगा नहीं, वो थोड़ी देर बाद अपने आप रुक जाएगा, ज्यादा नहीं बहेगा। बात समझ आ रहा है? सूख जाएगा, जम जाएगा, वही जम जाता है। जैसे खून जमता है तो आप देखते हैं ना, खून जम गया, बिल्कुल एकदम सूख गया है ना? वही चीज मैं यहां पर कह रहा हूं। ठीक है, समझ आ रही बात? अच्छा, उसी प्रकार से सर इसका भी कोई लाइफ स्पेन होता है क्या? इसका भी कोई जीवन अवधि होता है? जी सर, इसका जो जीवन अवधि होता है वो होता है 7 से लेके 10 दिन तक होता है। 7 से लेकर 10 दिन तक आपका जो है इसका जीवन अवधि होता है, यानी लाइफ स्पेन होता है। 7 to 10 डेज होता है। 7 to 10 डेज होता है ना? अब जैसे सिर में चोट लगी है, अचानक से खून बहुत ज्यादा बह रहा है, पर हाँ आपके शरीर में अगर फिब्रिनोजन की कमी नहीं है, अगर आपको दिक्कत नहीं है, तो वहां पर फिर आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। समझ रहे हैं? फिर वहां पर आपको समस्याएं बिल्कुल नहीं होंगी। ठीक है, आपका ब्लड जब ज्यादा देर तक नहीं बहेगा, रुक जाएगा। पर जिनके में कमी होती है उनका ब्लड बहता ही रहता है, बहता। अब शरीर का सारा खून निकल ही जाएगा, इसलिए वो, आप समझ सकते हैं, जल्दी चक्कर आ जाता है, फिर बहुत सारी दिक्कत होती है। हाँ, अब देखिए, अब जब हम आगे चलते हैं तो आपके पेपर में एक सवाल आपके पेपर में आता है, एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। इसको नोट करके जरा लिखिएगा, इसको ना जरा इंपॉर्टेंट नोट बनाकर लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, थोड़ा सा नोट बनाकर इसको अच्छे से इंपॉर्टेंट बनाकर लिखिएगा। क्या लिखेंगे? पूछा जाता है कि आरबीसी रेशियो, डब्ल्यूबीसी रेशियो, प्लेटलेट्स, इसका अनुपात पूछ लिया जाता है कभी कदार कि इन तीनों का अनुपात होता कितना है। कभी कदार पेपर में एक बार मैंने देखा था एसएससी के एक आध दो पेपर में एक रेशियो पूछ लिया था कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बीच का रेशियो कितना होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा 600 अनुपात 1 अनुपात 40। 600 अनुपात 1 अनुपात 40। विटामिन के रीजन, बेटा विटामिन के जिन्हें हम फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जो हमारे ब्लड को क्लॉट करने में, रक्त को थक्का जमाने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। बात समझ आ गया? बात समझ आ गया सभी को? ठीक है, बात समझ आ गया? ये चीज लिख लिए। अब हम लोग ब्लड ग्रुप लिख, जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी थोड़ा सा ना। कैसे लिखेंगे सर? इसको बेटा ऐसे लिखिए। आप सभी बच्चा मेरे ध्यान से सुने, मेरे भैया लोग ध्यान से ऐसे लिख लीजिए, केवल ऐसे ही 600 अनुपात 1 अनुपात 40। आपको कोई इसमें सोल्यूशन नहीं करना, क्यों आया कैसे, नहीं बिल्कुल वो सब नहीं पूछना है आपको। बिल्कुल आप बिल्कुल भटक जाओगे, फिर आप दिक्कत में आ जाओगे, है ना?
बिल्कुल आप आराम से लिखिए। सर फिब्रिनोजन समझा दीजिए। फिब्रिनोजन बच्चा एक प्रोटीन है। जैसे आपके शरीर में प्रोटीन होता है ना, आप खाना खाते हैं कि नहीं खाते, आपके शरीर में प्रोटीन होता है ना, तो आपको लोग कहते हैं ना कि हमारे खून की मात्रा बढ़नी चाहिए। आप खून की मात्रा बढ़ाने के लिए आप चुकंदर खाने लग जाते हैं, आप अनार खाने लग जाते हैं, आप सेव का सेवन करने लग जाते हैं। ठीक वैसे ही वहां पर जो आप चीज खा रहे हैं उससे प्रोटीन तो मिल ही रहा होता है, खून की मात्रा तो बढ़ ही रही होती है, तो फिब्रिनोजन आपको मिलता ही है। और आपके फिब्रिनोजन ज्यादा होने से आपके रक्त का जो थक्का है वो जमने में मदद करता है। ठीक ठीक है, चलिए आगे चला जाए आराम से, बिल्कुल अच्छे से आप सभी ने लिख लिया, बहुत बढ़िया। विटामिन के का सर साइंटिफिक नेम बच्चा उसका नाम होता है फाइलोक्विनोन। क्या होता है? फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। सर आप बहुत अच्छे से समझाते हैं सर और पढ़ाते भी है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो। ये बात क्लियर हो गया? नहीं, प्रोटीन से कोई एनर्जी नहीं, एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, फैट से मिलती है, वसा से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। एनर्जी प्रोटीन से कभी नहीं मिलती है। चलिए अच्छा, अब आगे देखते हैं आगे टॉपिक। अब हेडिंग जो आपको डालना पड़ेगा उसे कहते हैं ब्लड ग्रुप। अब हेडिंग क्या आप लोग लिखेंगे? आप लिखेंगे ब्लड ग्रुप, यानी कि आप सभी क्या लिखने वाले हैं? रक्त समूह लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे सर? ब्लड ग्रुप, रक्त समूह लिखने वाले हैं। ध्यान से अच्छे से आप लोग आराम से लिखना, ठीक है? बिल्कुल आराम से पढ़िए। देखिए मौका बहुत अच्छा मिला है, भगवान करे आप लोग का इस बार सिलेक्शन हो जाए, मैं भी खुश रहूंगा। मैं भी इस बात को मानूंगा कि मेरे से कुछ स्टूडेंट पढ़े। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट अपने अपने पोस्ट पे बैठे हुए हैं, अभी बहुत लोगों को मैंने पढ़ाया है। दिल्ली पुलिस में एक आध दो स्टूडेंट है अपने जो पढ़ा है। यूपी पुलिस का जब पेपर मैंने लगवाया था तो वहाँ पे एसएससी के सीजीएल में जब हमने दो तीन बच्चियां हैं जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अभी इस समय दिल्ली में ये भी अलॉट है उन लोग, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अपने मेरे द्वारा पढ़ के अपने अपने जगह बैठे हुए हैं। और स्पेशली मैं आपको भी ये बात कहूंगा कि भगवान करे जल्द ही आपका जब ये पेपर हो और आप बैठिए तो सीधा आपको एक बात याद आए कि सर ने ये बात बोली थी और सर ने सही करके दिखाया। ठीक है, चलिए बात किया जाए सभी लोग, है ना? देखिए अब यहां पर बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, रक्त समूह की बात करते हैं। सर रक्त समूह ना दो तरीके से होता है, रक्त समूह दो प्रकार से होता है, दो तरीके से होता है। कैसे होता है? ठीक है, कैसे होता है देखिएगा जरा ध्यान से। जैसे कि आप ये बात कहेंगे कि सर एक तो होता है जो एबीओ फैमिली वाला ग्रुप होता है, एबीओ फैमिली वाला ग्रुप होता है। आपने पढ़ा होगा बचपन से, आपने कहा होगा कि आपका ब्लड ग्रुप ओ है, आपका ब्लड ग्रुप एबी है, आपका ब्लड ग्रुप ए है। ऐसे बोलते हैं ना लोग कि बताओ आपका रक्त समूह कितना है, क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? आप बोलते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है, ऐसे बोला जाता है। ऐसे को एबीओ फैमिली बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? एबीओ फैमिली उसे बोला जाता है। और एक ब्लड ग्रुप होता है जिसे हम सभी आरएच फैक्टर कहते हैं। एक रक्त समूह होता है जिन्हें हम सभी आरएच फैक्टर कहते हैं। ठीक है, बात समझ आया? तो कहा जाता है कि सवाल कैसे है, तो पहला पॉइंट लिखिएगा फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह का जनक किसे कहा जाता है? रक्त समूह का जनक किसे कहा जाता है? तो रक्त समूह का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है कार्ल लैंडस्टेनर को। किसे कहा जाता है? कार्ल लैंडस्टेनर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कार्ल लैंडस्टेनर को कहा जाता है, यानी कि कार्ल लैंडस्टेनर। बात समझ में? कार्ल लैंडस्टेनर, बात समझ में आ गया? कार्ल लैंडस्टेनर को कहा जाता है। ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, है ना? ठीक है, ये आपका एबीओ फैमिली, ये आपका आरएच। आरएच वाला भी बताता हूं, पहले इसको नोट करिए सभी लोग, पहले आप लोग नोट करिए सभी लोग, है ना? ठीक है, क्लियर है? सर आपको बायोलॉजी में इतना याद कैसे रह जाता है? चलिए कभी मौका मिला तो आप सभी लोग को बताऊंगा। वैसे तो नीट की भी नीट का एग्ज़ाम मैंने दिया था, तो मैंने जब क्वालिफाई किया था मेरा आया था 650 अराउंड मेरा नंबर आया था उसमें, 656 या 658, जब मुझे तमिलनाडु का एमबीबीएस कॉलेज मुझे मिल रहा था उस समय पे। हाँ बाई चांस मैंने ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती हैं इंसान की लाइफ में, तो खैर मैंने उस समय ज्वाइन नहीं कर पाया। तो ये सब बातें, तो उस समय पढ़ाई कर ली थी मैंने अच्छे से। मैं भी आप ही लोगों की तरह स्टूडेंट रहा, उस समय पढ़ाई किया और अच्छे से आप लोग की तरह बहुत सारी समस्याएं मुझे भी आई, बहुत सारी दिक्कतें मुझे भी आई, है ना? समझाने वाला कोई नहीं था, बताने वाला कोई नहीं था। कोई टीचर था तो टीचर, अब क्लास के बाद मैं टीचर से पूछ नहीं पाता था क्योंकि उसके पास बहुत सारे लोग उनके साथ बहुत सारे बच्चे पहुंच जाते थे पूछने के लिए। मैं बहुत
पूछ नहीं पाता था, मैं भीड़ में, मैं तो इतना सीधा बच्चा था, मैं पूछता ही नहीं, मैं डर के मारे भी नहीं पूछ पाता था कभी कभार। तो बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो मैं अपने आप खुद से ही, मैं फ़ोन एक रहता था, एक छोटे से फ़ोन से मैं वीडियो पूरा बनाता था। जब वो सर पढ़ाते थे क्लास में, तो मैं ऐसे टेबल पे रख के फ़ोन धीरे से बना लेता था पूरा वीडियो, और उसको जाके घर पे दोबारा भी सुनता था, ताकि कहीं दिक्कत जो आई है उसको मैं नोट कर लेता था। तो एक तरीके से मैं ऐसे भी किया हूँ। तो बहुत, मैं इसलिए कहता हूँ, आप सभी को भी कहूँगा कि प्लीज़ समस्याएँ को हल करना आपका काम है। समस्याएँ तो जीवन में एक पार्ट है, उसको आने दिया करिए, बिल्कुल स्वागत करिए, और आराम से उसको एक बार सॉल्यूशन देंगे ना, थोड़ा हल करने में मुश्किलें ज़रूर होंगी, पर जब आप हल करने लग जाएँगे तो वो मुश्किलें अपने आप को आसान भी लगने लगेंगी, है ना? यही तो लाइफ़ का एक पार्ट होता है ना? चलिए, चलिए देखिएगा, अब ध्यान से आगे चला जाए, बिल्कुल, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। सर फैमिली में बिग ब्रदर है। अरे मैं ही बड़ा हूँ। चलिए अच्छा, आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। बात होगी। चलिए इधर देखिए बच्चा, है ना? पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ा सा, फोकस। चलिए इधर फोकस करिए, आराम से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देखिए अब बात करते हैं एबीओ की फॉर्म, हमने बात की। हमने सबसे पहले हेडिंग डाला एबीओ फैमिली। हमने क्या लिखा? हमने लिखा एबीओ फैमिली। अब इसको हिंदी में भी अगर आप कहो तो एबीओ समूह लिख सकते हैं, चाहे एबीओ फैमिली लिख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है? अब हमें ये बात पता है कि हमें एबीओ फैमिली में यहाँ पर ए और बी और ब्लड ग्रुप के बारे में, एबीओ, ये सब के बारे में पढ़ने वाले, है ना? तो हमने एक बात कही, हमने कहा सर इसमें दो चीजें होती है, एक होता है एंटीजन, और एक होता है एंटीबॉडी। ठीक है, एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी, यानी कि ये आपका होता है प्रतिजनन, और एक होता है एंटीबॉडी, ठीक है? ये आपका क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी। बात समझ में आ गया सभी को? तो एंटीबॉडी और एंटीजन, ठीक है? ये दो बातें समझ आ गई। मेरी शादी हो गई। आपको लग रहा है मेरी शादी हो गई है? नहीं जी सर, फिजिक्स केमिस्ट्री भी आप ही पढ़ाइएगा। हाँ जी, मैं ही पढ़ाऊंगा। सर आप ही पढ़ाइएगा क्या? हाँ जी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैं ही पढ़ाऊंगा। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यार से। मैंने कहा एबीओ फैमिली की अगर बात करें तो ये आपका एंटीजन होता है, ये आपका एंटीबॉडी होता है, ठीक है? बात समझ आ रहा है? अब देखिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ब्लड, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा आपका क्या करता है? प्लाज्मा आपका होता है कि नहीं होता है बॉडी में? होता है ना? होता है कि नहीं होता है? होता है। तो जैसे हमने कहा कि जो आपका एंटीजन होता है, एंटीजन बाहर से आता है और एंटीबॉडी आपके शरीर के अंदर होता है। तो आपके बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी होता है वो आपका प्लाज्मा होता है। आपके बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी होता है वो आपका प्लाज्मा होता है ना? जो भी आपने ब्लड में देखा था प्लाज्मा, वही प्लाज्मा आपका एक एंटीबॉडी की तरह भी काम करता है। और यहां पर एंटीजन जो होता है वो आपका क्या होता है? एंटीजन आपका होता है ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी, ये आपका एंटीजन हो गया। और बाकी आपके बॉडी में जो एंटीबॉडी का काम कर रहा है वो कौन करता है? प्लाज्मा करता है। यानी कि आपने समझा कि एबीओ फैमिली में दो बातें होती है, एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी। यानी एक होता है प्रतिजनन और एक होता है एंटीबॉडी। जो प्रतिजनन होता है वो आपका ए होता है और बी होता है। ये क्या होता है? ए और बी आपका क्या होता है? एंटीजन होता है। बट वही अगर हम एंटीबॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी में अगर बात करते हैं तो एंटीबॉडी आपका प्लाज्मा होता है। हम क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ये बात सभी को समझ में आ गया? ठीक है, एंटीबॉडी आपका क्या होता है? प्लाज्मा होता है। क्लियर है? अब यहां पर कैसे तरीके से हम लोग इसको समझेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमने लिखा ब्लड ग्रुप, यहां पर हमने लिखा ब्लड ग्रुप, यानी हमने इसको लिखा रक्त समूह, हमने इसको लिखा रक्त समूह, ठीक है? उसके बाद हमने यहां पर एक वो लिया, स्केच लिया इस तरीके से, और फिर हमने यहां पर इसे स्लेज बना दिया एक, ठीक है? उसका दूसरा यहां बना दिया, ठीक है, ऐसे। और फिर हमने यहां पर लिखा ये आपका रक्त समूह हो गया, ठीक है? उसके बाद हमने लिखा एंटीजन, यानी प्रतिजनन, एंटीजन, प्रतिजनन, ठीक है, ऐसे। और फिर हमने लिखा यहां पर एंटीबॉडी, क्या लिखा? एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी, ठीक है? अब देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, सभी लोग समझिएगा, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, सभी लोग समझिएगा, ठीक है? अब देखिएगा, यहां पर हमने एक बात बताई, हमने कहा ब्लड ग्रुप की अगर बात करें, ब्लड ग्रुप में अगर एंटीजन ए है, एंटीजन ए है और एंटीबॉडी आपका बी है, एंटीजन आपका ए है, एंटीजन ए है और एंटीबॉडी आपका बी है, ठीक है? अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है
अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ सर, कहने का मतलब है कि यदि आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपको दो लोग जो है ब्लड दे सकते हैं, या तो एक एंटीजन ए वाला ब्लड ग्रुप दे सकता है जो कि आप ही के कैटेगरी का है, या तो आपको जो रक्तदान करेगा वो आपका बी वाला कर सकता है। ठीक है, यानी कि जैसे लोग कहते हैं ना कि हमें रक्तदान करना है या हमें रक्तदान करना, ब्लड डोनेट करना है, तो लोग कहते हैं ना कि हमारा पहले रक्त मिला लीजिए कि क्या हमारा ब्लड जो इनको डोनेट कर रहे हैं क्या इनका ब्लड ग्रुप सेम है या नहीं है, क्या इनका रक्त समूह एक जैसा है या नहीं है, ये बात कहा जाता है। तो वो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अगर मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए है, यानी आपका रक्त समूह अगर ए है, तो वहां पर जो एंटीजन होगा वो या तो ए वाला होगा, यानी जो आपको ब्लड डोनेट कर सकता है, जो आपको रक्तदान दे सकता है, वह तो ए वाला होगा, या तो बी वाला होगा, एंटीबॉडी वाला होगा। ठीक, जो आपके विपरीत है वो एंटीबॉडी में है। ठीक है, अच्छा अगर आपका ब्लड ग्रुप बी हो गया, कैपिटल बी, ठीक है, अगर आपका ब्लड ग्रुप बी हो गया, ठीक है, तो आपको एक तो बी वाला तो दे ही देगा, पर जो स्मॉल यानी जो आपका ए वाला ब्लड ग्रुप होगा, जो ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन होगा, जो व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप वाला होगा, वो भी आपको दे सकता है। ठीक है, वो भी दे सकता है। और यदि अगर हम बात करें, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो यहां पर ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप है तो वो ए भी देगा, और बी वाला यह भी आपका क्या करेगा, ए और बी वाला भी इसे दे सकता है। देखिए यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूं, थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूं। देखिए ए अगर ब्लड ग्रुप है आपका तो आपको ए वाला देगा, आपको ए वाला देगा, और आप ए वाला ब्लड ग्रुप वाला बी को दे सकता है, बी को दे सकता है। ठीक, यदि आपका बी वाला ब्लड ग्रुप है, अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आप बी वाले से ले सकते हो, आपको बी वाला ब्लड ग्रुप जो है डोनेट कर देगा, और आप किसको दे सकते हो, आप ए वाले को दान कर सकते हो। पर यदि आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आप ले सकते हो ए और बी से, पर दे किसी को नहीं सकते अपना ब्लड ग्रुप, क्योंकि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वह कभी दान नहीं कर सकता, वो बिल्कुल रेयर केस है, वो केवल ले सकता है, किसी का भी ब्लड ग्रुप वो ले सकता है पर दे नहीं सकता किसी को। यहां पर ये देखिए, यहां पर ये आपका दे सकता है, एंटीजन मतलब जो ब्लड को दे रहा है, और एंटीबॉडी मतलब जिसको आप ब्लड दे सकते हैं। एंटीजन जो आपको ब्लड दे सकता है, और एंटीबॉडी जिसको आप ब्लड दे सकते हैं। तो एंटीजन का मतलब हो गया कि ये ए वाला आपको ए ब्लड ग्रुप दे देगा, पर आप किसको दे सकते हैं, ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं। आपका मतलब हुआ बी वाला आपको ब्लड ग्रुप दे देगा, तो आप किसको देंगे, बी को भी दे सकते हैं और ए को भी दे सकते हैं। और ए बी का मतलब हुआ कि ए और बी दोनों इससे ब्लड ग्रुप ले लेगा, पर यह किसी को नहीं दे सकता। ठीक है, उसी प्रकार से अगर ओ की बात करें तो यह किसी से ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता, यह दे सकता है केवल किसको, ए और बी को दे सकता है, यह दे सकता है सभी को, यह आपका दे सकता है सभी को, ये आपका दे सकता है, ये केवल सबको दे सकता है पर ले किसी से नहीं सकता। एंटीजन का मतलब यहां पर जो लिखा है इसका मतलब यहां पे लेना हुआ, और एंटीबॉडी जो लिखे हुए हैं इनको देना हुआ। तो जो ब्लड ग्रुप ए वाला होगा वो बी को भी देगा और ए को भी देगा, और लेगा केवल ए से। बी वाला बी को भी देगा, ए को भी देगा, पर लेगा केवल बी से। ए बी वाला देगा किसी को नहीं पर लेगा ए और बी दोनों से। इसीलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है, यानी सर्वग्राही बोला जाता है। सर्वग्राही बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सर्वग्राही बोला जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है। यह बात सभी को समझ में आई। इसी प्रकार से ओ है, ओ जिसका ब्लड ग्रुप होगा उसको किसी भी ओ का जो मतलब किसी भी एंटीजन की आवश्यकता नहीं है, उसको ए और बी नहीं दे सकता ब्लड, वो केवल सबको दे देगा, पर वो लेगा केवल ओ से, वो लेगा केवल ओ से और देगा सबको। ये भैया साहब ए बी से ले लेंगे पर देंगे केवल ए बी वाले को और किसी को नहीं देंगे, जिसका ए बी एक साथ होगा, वरना देंगे किसी को नहीं। और बी वाला ए को दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए वाला ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है। ठीक है जी, और ले केवल इनसे सकता है। ठीक है,
सर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है ना, नहीं, यहाँ बिल्कुल आप पॉजिटिव नेगेटिव एकदम मत लगाइए, केवल अभी ब्लड ग्रुप मैंने बताया और यही बस इतना ही काफी होता है। आपका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव पॉजिटिव से मिला तो उसका डेथ हो सकता है, ये बात आरएच में आपको पढ़ना हो, है ना। तो सर ओ पॉजिटिव या नेगेटिव, अरे ओ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ओ ब्लड ग्रुप जाना ही जाता है इस चीज के लिए कि आपका वो डोनर माना जाता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, सर्वदाता इसको कहा जाता है, क्योंकि यह किसी से, अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप किसी को भी रक्तदान कर सकते हैं, चाहे वो ए वाला हो, बी वाला हो, ए बी वाला हो। अगर आप ओ ब्लड ग्रुप से, अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप किसी को भी खून दे सकते हैं, पर यदि आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आप दे तो नहीं सकते पर ले सभी से सकते हैं। बात समझ रहे हैं? लेना का मतलब क्या हुआ? एक्सेप्टेंस करना, एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना, सर्वग्राही, और देना का मतलब हुआ जो दान देता है, दाता, सर्वदाता। ठीक है सर, ओ वाला ओ को नहीं दे सकता, ओ मैं कह तो रहा हूं सबको दे सकता है, तो ओ को क्यों नहीं देगा? सभी को दे सकता है। ऐसे मैं यहाँ पे ऐसे चार्ट बनाया हूं, अगर मैं पूरा बनाऊंगा तो बहुत अलग पड़ जाएगा ना। डोनर है, एक बार अपने तरीके से पहले लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों का डाउट ले लेता हूँ। थोड़ा सा 8 मिनट बचा है, अभी पे पहले आप लोगों का डाउट ले लेता हूँ थोड़ी देर में। आप लोग लिख लीजिए पहले। ठीक है, हो गया? ठीक है, हो गया, लिख लिए सर। ठीक है सर, आपकी इंस्टा आईडी क्या है? अरे कोई बात नहीं, छोड़िए, इधर रखिए। देखिए, अगर देखिए मैंने एक बात कही, ध्यान से मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। सपोज डेट कोई राम नाम का लड़का है ना, कोई राम नाम का लड़का है, ठीक है। अगर इसका ब्लड ग्रुप ओ है, यदि इसका ब्लड ग्रुप ओ है, यदि इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। ध्यान से देखिएगा, यदि कोई राम नाम का लड़का है और इसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो यह कितने लोगों को ब्लड दे सकता है, कितने लोगों को खून दे सकता है, दान कर सकता है? जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसको भी देगा, जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा उसे भी देगा, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसे भी देगा, और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा इन सभी लोगों को देगा। ऐसे लिख लीजिए, इन सभी लोगों को देगा, इन सभी लोगों को देगा, इन सभी लोगों को खून दान कर सकता है, दे सकता है। ठीक है, क्या करता है? दे सकता है, इन सभी लोगों को दे सकता है। ठीक है, इन सभी लोगों को दे सकता है। क्या दे सकता है भाई? खून दे सकता है, रक्त दे सकता है, ब्लड दे सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। जिनका ब्लड ग्रुप ए होगा, जिनका बी होगा, जिनका ए बी होगा, जिनका ओ होगा, उन सभी लोगों को यह ब्लड डोनेट कर सकता है, खून दे सकता है। ये बात तो समझ में आ गई है ना? ये बात तो समझ में आ गई सभी को? दीपांक उपाध्याय अड्डा 24/7 इंस्टा आईडी। चलिए ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, अच्छा, बट यही मैं अगर आपसे कहूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ठीक है। अब यही अगर मैं आपसे कहूं कि यदि किसी नाम, अगर मैं कहूं कि श्याम है, किसी व्यक्ति का नाम श्याम है, श्याम है, मान लीजिए श्याम है। अब श्याम का ब्लड ग्रुप जो है, श्याम का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है, वह ए बी है, ये दे सकता है। देखिएगा, ये ए बी है, तो अगर श्याम का ब्लड ग्रुप ए बी है तो यह ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, आपका ए बी से भी ले सकता है, और आपके ओ से भी ले सकता है। यानी इनसे क्या करेगा? इनसे ब्लड, यानी कि जो रक्त है वह ले सकता है।
क्या कर सकता है, ले सकता है, यानी ये ले सकता है। पर ये जो श्याम है यह किसी को दे नहीं सकता, यह किसी को रक्तदान नहीं कर सकता, यह किसी को रक्तदान नहीं करता, किसी को रक्तदान नहीं करता, क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, एकदम आराम से समझिएगा, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, AB है। और AB कभी भी रक्तदान नहीं करता, वो हमेशा लेता है, वो रक्तग्राही होता है, वो सर्वग्राही होता है। सर AB को तो दे सकता है ना, ना किसी को भी नहीं, वो ले सकता है, दे नहीं सकता। हाँ बहुत करेगा, A और B को दे सकता, पर दे ही नहीं सकता, वो भी नहीं दे सकता। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर O की बात करें तो ये दे सबको सकता है, पर केवल किससे लेगा, ये ले सकता है O से, O से लेगा, O से ले सकता है, ये केवल ले सकता है O से, और ये केवल ले सकता है AB से, ये केवल AB से ले सकता है। सॉरी ये AB से सबसे ले सकता है, ये दे किसी को नहीं सकता, किसी को नहीं, लिख दिया क्या मैंने, रक्तदान नहीं करता, हाँ ठीक है, दे किसी को नहीं सकता, और ले सभी से सकता है। AB ले सभी से सकता है, दे किसी को नहीं सकता, और ब्लड ग्रुप O जो है दे सभी को सकता है, पर ले केवल O से सकता है। बस यही चीज आपको याद रखनी है, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए AB यहां पर सबसे अगर ले रहा है तो यहां पर इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जा रहा है, सर्वग्राही कहा जा रहा है। और यहां पर अगर आप ब्लड ग्रुप O को देखो तो ये सबको दे सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जा रहा है, सर्वदाता कहा जा रहा है। तो जिसका ब्लड ग्रुप O होगा, अगर किसी को भी खून की आवश्यकता पड़े तो O ब्लड ग्रुप का पर्सन ढूंढा जाता है कि वो किसी को भी खून दे सकता है। पर जिसका ब्लड ग्रुप O नहीं है, AB है, तो देगा ही नहीं। वो अगर देगा भी तो केवल AB को देगा, और किसी को दे भी नहीं सकता, वो केवल AB को देगा, बाकी वो किसी को नहीं दे सकता, किसी काम का नहीं है। सर AB से लिख सकता है ना, तो अरे AB A से भी लेगा, AB से भी लेगा, AB से भी लेगा, O से भी लेगा, सभी से लेगा, सभी से लेगा, है ना। सर मेरा AB पॉजिटिव है, तो जो AB पॉजिटिव है वो भैया बस एक चीज याद रखिएगा कि आप ले तो सभी से सकते हैं, पर दान आप केवल AB को ही करिएगा, आप और किसी को खून नहीं दे सकते AB वालों के अलावा। सर मेरा O है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप सभी को दे सकते हैं, पर ले केवल O से सकते, है ना। बात समझ आगे सभी को। चलिए आप जल्दी से बताइए, ब्लड ग्रुप भी आपका खत्म हो गया, आपने देख लिया ब्लड ग्रुप किस तरीके से, आपने सभी ने देखा इस तरीके से, ठीक है। इसमें RH फैक्टर बचा है, वो कल हम लोग 2 मिनट में खत्म कर लेंगे, और कल आपका एक नया चैप्टर शुरू होगा जिसे हम लोग कहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। चलिए कैसे लगा क्लास, सभी लोग एक बार जल्दी से मुझे बताइए, कैसी लगी क्लास, आप सभी लोग जल्दी से मुझे बताइए। सर मेरा व्यू है, सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच। कैसे हैं सभी लोग। सर ये न्यू चैप्टर था, अरे कल ही से शुरू हुआ था आपका ह्यूमन जो है क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। सर बहुत मजा आया सर आपके क्लास में, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अगर डाउट होती है पूजा पप्पू यादव जी, ठीक है, तो आप जो है एक तरीके से आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, है ना, कहीं भी किसी भी, और आप ही नहीं बल्कि कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। जो भी किसी को डाउट होता है तो कोई भी पूछ सकता है, आपके पास कोई ना कोई एक लिंक चला गया होगा या आपको कोई लिंक मिला होगा, पूजा जी चाहे रोनित जी, ठीक है, सभी लोग को कह रहा हूँ, शेखर जी, ठीक है, ठीक है। सर टाइम थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते हैं, नहीं टाइम थोड़ा ज़्यादा हम नहीं पढ़ा सकते बच्चा, एकदम नहीं पढ़ा सकते हैं टाइम अच्छा मतलब आप चाहते हैं कि और पढ़े, तो आप शाम को आया नहीं, आप शाम को आप लोग आया करिए। सर मेरी पहली क्लास थी, बहुत अच्छी थी सर क्लास, थैंक यू सो मच। तो आप लोग शाम को आया करिए प्रैक्टिस के लिए। देखिए थोड़ा सा आप लोग को एक मदद करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपसे नहीं लगेंगे, स्पेशली आप बुरा मत माना करिए इस बात का, वहां पर आप परेशान बिल्कुल मत होया करिए, एकदम घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं होती है। आप केवल शाम को आइए, जो 6 से 7 वाला सेशन होता है ना, उसका भी क्वेश्चन अगर आप लिख पा रहे हैं, आप ले पा रहे हैं, तो उसको लिखिए, वीडियो के थ्रू लिखिए, नोट्स बनाइए अलग से कॉपी पे, उसको याद रखे रहिए, उतना सफिशियंट है, उतना आपके पेपर में बहुत सफिशियंट है, ठीक है, समझ रहे हैं।
सर हम नहीं आते हैं उसमें। आया करिए बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। जब आप यूट्यूब पे जाएंगे और बिहार अड्डा 24/7 सर्च करेंगे तो मैं आप सभी लोगों को वहां पर शाम को 6 बजे सीधा आप लाइव में देखिएगा, वहां मेरी क्लास चल रही होगी, तो वहां पे मैं आपको मिलूंगा। यस सर, मैं रोज आती हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। जिनको भी अच्छा लगा, किरण, दुर्गेश, कहकशा, सर इंस्टा आईडी प्लीज। सर टेलीग्राम का आईडी क्या है? अरे बाप रे, आप लोग कुछ भी सर्च करिएगा, साइंस गुरु बाई दीपांक सर सर्च कर लीजिएगा, दीपांक सर अड्डा 24/7 इंस्टा सर्च कर लीजिएगा, जो भी सर्च करिएगा आपको मैं मिल जाऊंगा। बाकी बिहार अड्डा 24/7 का टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना जी। नई क्लास ले सकता बच्चा, अभी मेरी नेक्स्ट क्लास फिर है, अभी मेरी नेक्स्ट क्लास फिर है। अभी मैं 1 बजे से क्लास ले रहा हूँ, 1 बजे मतलब सुबह 8 बजे 9 बजे से, और 1 बजे मैंने विनायक बैच 1 में लिया, और आपका जो है 2 बजे मैंने आपके विनायक बैच 2.0 में लिया, 3 बजे आपका विनायक बैच 3.0 में लिया। ठीक है, चलिए बच्चा किया था आपको सेंड जो है ना यादव जी, आपको सेंड किया था बच्चा, है ना, समझ रहे हैं बात को? ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल, टेक केयर। सर फिजिक्स केमिस्ट्री सब टाइम पर खत्म हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपको तरीका थोड़ा अलग तरीके पढ़ाऊंगा, आपको अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको एमसीक्यूज के थ्रू पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो। क्वेश्चन लाऊंगा, क्वेश्चन के थ्रू आपको 10 बातें बताऊंगा बेहतरीन लेवल से, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, ऐसा भी मैं करूंगा आप लोगों के साथ, बढ़िया से समझाऊंगा, दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मेरा 6 बजे नहीं 8 बजे, शाम वाला 107। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद टू ऑल। मिलते हैं आप सभी लोग को शाम को, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय।